मतलब ISIS का तो कहना चाहिए कि इंट्रोडक्शन जो मीडिया के जरिए वर्ल्ड को, दुनिया को हुआ 2011-12 के आसपास न्यूज़ में एकदम आना शुरू हुआ और ये कहा गया कि साहब ISIS आ गया है और बस ये अब दुनिया को सब एकदम ठीक कर देगा या बर्बाद कर देगा। दो तरह के लोग थे, एकदम बिल्कुल दो एक्सट्रीम भी। जिन लोगों ने ISIS के जो थोड़ा सा की तरफ रागिब थे, उनका ये मानना होगा कि अब ये दुनिया में जितना भी है सब ठीक हो जाएगा, और कुछ वो लोग थे जिनका ये कहना था कि ये अब आ गए, अब ये बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बादी की तरफ तो ले गए ये लोग, ठीक तो कुछ नहीं हुआ, बर्बादी होता चला जा रहा है। और यासिर साहब ने एक और बताया कि 500 मिलियन पर मंथ का बढ़ना $, पर मंथ की इनकी इनकम है। आप अभी लेटेस्ट 1 महीने या 1.25 महीने पहले की रिपोर्ट से उनको आप देखिए कि साहब इनके जो ट्रक्स हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, बहुत बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स हैं, तो यहाँ हम लोगों के आमतौर से नहीं होते उतने बड़े, जितने बड़े वहाँ के ऑयल जहाँ ड्रिलिंग होती है वहाँ उनको ट्रांसपोर्ट करने में। उन ट्रक्स को ये पूरी आज़ादी के साथ टर्की के इराक से, सीरिया से ले जाकर के टर्की के बॉर्डर के उस पार पहुंच जाता है और कोई इनको देखने वाला नहीं है। आप सैटेलाइट से आज से 40 साल पहले प्रेसिडेंट साहब कब अपने वहां से निकले और निकल कर कब गाड़ी में बैठे कि वहां बात क्या हो रही, ये तो आप सैटेलाइट से बैठ करके अमेरिका में बैठे देखा करते थे कि प्रेसिडेंट ने क्या किया, वो कम्युनिस्ट रशिया जो था उसका क्या हो रहा है, वहां पे ये, यहाँ पे ये बात हुई, वहां पर। और आज आप इतना सा नहीं पता लगा पा रहे, वो 20 गज लंबा, 25 गज लंबा ट्रक और लाइन से 40-50-100 ट्रक एक साथ सड़क के ऊपर जा रहा है, आपका सैटेलाइट नहीं रहता। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई नेक्सस है आपके बीच में। आमदनी इनकी कहां से हो रही? अगर इनके पास कोई स्टेट नहीं है, कोई इनके पास टैक्सिंग सिस्टम नहीं है, कोई लीगलाइज सिस्टम नहीं, तो इनके पास इतना पैसा आ कहां से रहा है कि साहब ये पूरी आजादी के साथ इनकी अपनी सरकारें चल रही हैं। और टर्की के बॉर्डर के ऊपर जो मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं और वीडियोस देखे हैं, बहुत से मेरे पास हैं और रिपोर्ट्स भी हैं कि बाकायदा एक ट्रेड है, स्मगलर्स का ट्रेड है, जिसके जरिए से सीरिया से तेल निकाला जाता है उन एरियाज में जहाँ पे इन्होंने काबिज हुए और वहाँ से तेल एक्सपोर्ट किया जाता है स्मगलर के जरिए टर्की, और टर्की के जरिए से वो यूरोपियन कंट्रीज में जा रहा है और वो सस्ता तेल मिल रहा है, उनके लिए एक आसानी हो गई। और ये सब काम किसके नाम से हो रहा है? इस्लाम के नाम पे। अब कौन सा मीडिया है जो ये मानने को तैयार बैठा हुआ है ये सब काम इस्लाम के नाम पे हो रहा है? कहाँ इस्लाम ने इन सब चीजों की सैंक्शंस दी? कहाँ से वो ला रहे हैं? कैसे आप मान रहे हैं? किस बेसिस पे? आप हर चीज में तो रिसर्च करने लगते हैं। आपने इस्लाम के ऊपर पूरी रिसर्च किया और एक सिविल डेमोक्रेटिक इस्लाम एक किताब लिखी, हो सकता है आपकी नजर से गुजरी हो। अब मुसलमानों के कैसे 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 लोग हैं जिनको हम कब आसानी से हासिल कर सकते हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा आपने एक पेपर लिखा, रिसर्च हुई, और उस रिसर्च पेपर के हिसाब से ये आया कि हम 4 तरह के मुसलमान होते हैं। उनमें से 2 तो उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिए। एक तो जो वो बिल्कुल एकदम फंडामेंटलिस्ट होता है, उससे आपको कोई वो नहीं हो सकता। एक वो होता है कि जो थोड़ा सा फंडामेंटलिस्ट भी होता है लेकिन वो थोड़ा सा दुनियावी उसमें भी इंटरेस्ट रखता है। तीसरा तरह का वो होता है कि जो सेकुलर मिजाज का होता है, और चौथा वो होता है जो टोटली आगे है तो नाम तो मुसलमान लेकिन मुसलमान नहीं होता, वो इस्लामिक वैल्यूज को नहीं मानता। ये लास्ट के 2 जो हैं ये हमारे इस्तेमाल के लिए अच्छे हैं, इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पहले वाले 2 जो हैं उनको हमें नहीं इस्तेमाल करना। आप रिसर्च इस लेवल पे तो करते हैं, आप रिसर्च इस बात की नहीं करते कि साहब ये जो इस्लाम के नाम पे ये लड़ाई लड़ने वाले हैं, आखिर इस्लाम की किस किताब में कहाँ से इनको सैंक्शन मिली कि ये सब की हरकतें कर रहे हैं? इस बात के ऊपर आपके कोई रिसर्च नहीं होती आज तक, आपने कोई ऐसी रिसर्च नहीं की। पूरा वेस्ट का मीडिया बिल्कुल साइलेंट है इस मामले, और उसके साथ साथ हमारा इंडियन मीडिया भी उसमें शामिल हो जाता है। इंडियन मीडिया में तो कोई रिसर्च वर्क होता ही नहीं हमारा। हमारे यहाँ तो न्यूज़ रिपोर्ट ऐसे बना करके हम लिख के दे देंगे, भैया पेपर में छप के आ जाती है। हमारे यहाँ तो अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खत्म ही हो गया है। अच्छा, एक बात यासिर साहब ने बहुत अच्छी कही कि
to save democracy, we have to be sometimes undemocratic। इसी का एक दूसरा शक्ल आपके सामने 2001 के बाद जब ट्विन टावर का ब्लास्ट हुआ तो उसके बाद आई कि वॉर फॉर पीस एक पॉइंट किया थे, वॉर फॉर पीस। अब ये कौन, अच्छा अब पूरी दुनिया में उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, इतनी जल्दी से अडॉप्ट, वॉर फॉर पीस। ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स उनको एक साथ आपने अडॉप्ट कर लिया कि साहब लड़ाई होगी इसलिए कि वहां पे अमन पैदा करना है। यानी आप वहां पे दो आदमी लड़ रहे हैं तो उनको बजाय इसके कि हम समझाएंगे जाकर के उनको रोकेंगे लड़ने से, हम खुद जाकर के उनको मारने लगेंगे और जब वो मर जाएंगे देखिए हमने पीस मेंटेन कर दिया कि ये है आपका खर्च जा करके उनको बात। आपने 2001 के बाद ठीक है ट्विन टावर जो कुछ हुआ बहुत ही अफसोसनाक था कि वहां पे इस तरह से बम गिरे और हजारों लोग बेगुनाह मारे गए, लेकिन अब उसके पीछे भी एक लॉजिक थी। साहब वो ये मानते हैं कि जो ओसामा बिन लादेन के टारगेट से जो पहले के लोग जो जिस वजह से ये सब हुआ उनका ये मानना है कि साहब वो बेगुनाह नहीं हो सकते जो ट्विन टावर्स में बैठे हुए थे। ये कंसेप्ट है, लेकिन कैसे कैसे पॉइंट किया गया दोनों तरफ से, कैसी कैसी गलत बातें हैं। उनका ये कहना है कि साहब चूंकि उनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस में ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, प्रोग्रेस में हेल्प कर रहे थे वहां बैठ करके, उन चाहे वो कंप्यूटर चलाने वाला हो या कोई कैलकुलेट करने वाला हो या कोई भी आदमी, चूंकि ये उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हेल्प कर रहे थे इसलिए उनका मारा जाना जायज है। कौन सी लॉजिक के साथ कि आप जाकर के ट्विन टावर में घुस गए और जाकर के आप ये कह रहे हैं कि साहब इसलिए मारा गया उनको, वो बेगुनाह नहीं थे इसलिए कि वो उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हेल्प कर रहे थे इसलिए उनका मारा जाना जायज है। आप ऐसे लोगों को, अच्छा वो उन्होंने किया, उसके बाद आपने क्या किया? आप चले आए इराक में आके घुस गए, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हम ढूंढने जा रहे हैं, मिला एक भी नहीं, सिर्फ सद्दाम मिले जिनको आपने फांसी चढ़ा दिया। और इराक की हालत आपने क्या किया? दुनिया देख रही है क्या हालत हुई है। आज वहां पे सिर्फ ईंटों का जंगल और ईंटें और सरिया और लोगों का लोहे का जंगल है। वहां के बच्चे यतीम हो गए, औरतें बेवा हो गई। उनके किसी न किसी वर्ल्ड मीडिया ने कहीं पर भी इस एंगल से, हम थोड़े लोग लिखते हैं ऐसा नहीं लिख रहे, लेकिन ज्यादातर वो जो एम्बेडेड मीडिया है, एम्बेडेड मीडिया काम कर रहा है आज के जमाने में, बजाय इसके इंडिपेंडेंट मीडिया हो। ज्यादा मीडिया हमारा जो है एम्बेडेड मीडिया हो गया है। और मेरा और बहुत सी बातें मुझे और कहनी थी, लेकिन क्योंकि वक्त भी कम है, मैं समझता हूँ पांडे जी का भी वो हो गया बहरहाल। और साथ ही साथ मैं बहरहाल सबसे आखिर में मैं यासिन नदीम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सब इलाहाबाद के लोगों की तरफ से कि आपने इतनी आमिराना तकलीफ की। दूसरी चीज़ जो इस्लामिक एंगल से जिस तरह से आपने जिहाद और इस्लाम के कंसेप्ट को आम करने की कोशिश की है, खुदा आपको कामयाब करे। और साथ ही साथ हम लोग जहाँ भी जैसा भी आपके साथ हम लोगों को जो भी ताउन हो हम लोग करने के लिए आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे वक्ता ही नहीं, अच्छे वकील भी हैं और दोनों वाइसी वर्षा है उनकी बात रखने में। जो हिस्सा जो शब्दावली छूट रही थी बातचीत की और सीधे इशारे चाहिए थे, उन्होंने बाकायदे लॉजिकल तरीके से उसे यहाँ स्टैब्लिश किया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। इसके पहले कि अध्यक्षीय वक्तव्य हो, मित्रों के कुछ सवाल हों आप लोगों के भीतर से, तो ज़रूर अपने सवाल रखें। हो सकते हैं आवाज आई। वर्ल्ड हिस्ट्री जैसे कि लोग जानते हैं कि पॉलिटिकल अप एंड डाउन और कॉन्स्पिरेसीज की हिस्ट्री नहीं है, तो बहुत ज़्यादा तो मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है कि आईसिस क्या है। लेकिन एक खबर जो दैनिक जागरण, उसका एक छोटा पेपर आता है यहाँ पे आईनेक्स के नाम से, 31 जुलाई 2015 की ये खबर थी, छोटी सी फोटोग्राफ्स के साथ ही खबर निकली थी। मुझे उस पर मेरा थोड़ा सा ध्यान हटक गया। एक अमेरिकन सीनेटर थे जिनका नाम था जॉन मैकेन, वो यूक्रेन की विजिट पे थे। यूक्रेन चूंकि कम्युनिस्ट लॉबी का कंट्री है, तो वहाँ के लोग थोड़ा सा अमेरिका को इस वजह से नापसंद करते हैं। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है।
वहाँ पे हैकर्स का एक ग्रुप था जिनका नाम, जिन्होंने अपने ग्रुप का नाम रखा था साइबर बरकुट। उन्होंने अमेरिकन सीनेटर जॉन मैकेन का लैपटॉप, जो मिनेसोटा में रुके थे वहाँ का लैपटॉप हैक किया। उसमें उनको एक फाइल मिली और उस फाइल को उन्होंने ये कहते हुए यूट्यूब पे वायरल कर दिया कि साहब ये इंटरनेशनल कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, एवरीबॉडी शुड नो इट। उसमें यह था कि वो फोटोग्राफ रिलीज की थी 31 जुलाई के उसमें आइडेक्स में कि स्टेज पे, अमेरिका में कहीं स्टेज पे बैकग्राउंड में रेगिस्तान का की फोटोग्राफ दी गई है और कुछ लोग आईसिस वगैरह के उसमें और एक आदमी ने स्लॉटर की पूरी वो शूट की जा रही है। तो उनका ये कहना था कि साहब ये आदमी जो है वो पूरी डिटेल में दिया, लेकिन हिंदी में जो थोड़ा बहुत डिटेल निकला था वो ये था कि जॉन मैकेन का क्रिएट किया हुआ एक ग्रुप है आईसिस, जिसको वो अमेरिका के स्टूडियो में वो क्रिएट करते हैं और फिर उसको वो उसमें दिखाते हैं। क्या थोड़ा सा मैंने इसको सर्च किया, आपने ऑनलाइन मना किया है गूगल पर जाने में, लेकिन मैंने इसको गूगल पर सर्च किया तो मुझे कुछ और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी ये खबरें मिली। बल्कि ये भी मिला कि खलीफा अबू बकर बगदादी जिसको प्रोजेक्ट किया गया है उसका एक्चुअल नाम इलियट शिमोन है, वो मोसाद का एजेंट है। उसकी इलियट शिमोन और जॉन मैकेन की आपस में कई फोटो में फोटोग्राफ, ये सब कुछ मुझे इंटरनेट पर मिला। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में आप कुछ राय रखते हैं। आपने मेरा मसला बहुत आसान है, इतनी तफसील बताकर अब मुझे ये कहने की कतई जरूरत नहीं कि आईसिस का ताल्लुक इस्लाम से नहीं। अगर आईसिस क्रिएटेड हो और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए और ऐसे अफराद ने उसको क्रिएट किया है, बात वाज़ेह हो गई कि इस्लाम का आईसिस से कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि वो एक क्रिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। जाहिर सी बात है, मैंने ये बात अपनी स्पीच में भी कही कि कोई भी तंजीम और ऑर्गेनाइजेशन इतने बड़े लेवल पर अकेले इतने जल्दी इतना बड़ा नाम पैदा नहीं कर सकते। उसके पीछे यकीनन कुछ ना कुछ हाथ हैं। वो हाथ ना मैंने देखे ना आपने देखे। हाँ, मीडिया के अंदर इस तरह के फोटो आपने भी देखे, मैंने भी देखे। तो जब ये बात आप कह रहे हैं और मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोगों ने वो खबर पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों ने गूगल पर सर्च किया होगा, बहुत सारे लोगों ने वो फोटो देखा होगा, तो फिर इस्लाम कसूरवार कहां ठहरा? बात तो सारी इस बात की। तो फिर तो ये साबित हो गया कि इस्लाम के खिलाफ साजिश हो रही और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। आज उसी चीज का जवाब देने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं, आईसिस को जस्टिफाई करने के लिए या उसकी हिस्ट्री बयान करने के लिए कि उसके पीछे कौन खड़ा है, कौन। मैं उसके लिए नहीं आया, मैं आया हूं कि इस्लाम का नाम साफ हो और उसको इस पूरा जो ये साजिश है उसमें इस्लाम का नाम यूज न किया। सवाल साथियों में सकते हैं? हाँ, ये मेरा सवाल है कि आपने जो कहा कि इस्लाम से और आईएसआई से कोई नहीं है, लेकिन जो आईएसआईएस तर्क देता है, जितने आर्गुमेंट है उसके पूरे वो इस्लाम से लेते हैं। चाहे जो कत्ल को अंजाम देता है, उसको जस्टिफाई करता है, तो इस्लाम को मैदान कर दे, तो ये कंट्राडिक्शन है। तो कहीं कहीं हम ये मान सकते हैं कि जो इस्लाम के तर्क है, आर्गुमेंट है, वो उसको उतार के अपने काम को जस्टिफाई करना किसी भी धर्म में, तो क्या हम इससे नहीं जुड़ सकते? भाई का सवाल ये था कि जो आईसिस की जो आर्गुमेंट्स हैं वो सारे इस्लाम के ऊपर, इस्लामिक टेक्स्ट पर बेस करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखिए एक बात ये है कि जब एक किताब होती है उसमें से आप एक जुमला पिक कर लेते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करते हैं, तो आप उस सेंटेंस को किसी भी जगह और किसी भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं कि आईसिस कौन सी आयत इस्तेमाल करता है और उसके माने क्या है। मिसाल के तौर पर एक कुरान में एक चैप्टर है सूरतुल बराअह और उसमें एक आयत है कि मुशरिकीन को या डिसबिलीवर्स को, जो लोग इस्लाम पे ईमान नहीं करते, उनको कत्ल करो। अब आपने ये आयत उठा ली और उसको दीवार पर लगा दिया कि देखिए इस्लाम की तालीम ये है कि कहता है कि उसको कत्ल करो सबको, लेकिन उसके आगे और पीछे को आपने छोड़ दिया। वहीं पर यह भी आयत है कि अगर कोई गैर मुस्लिम आपसे अमन मांग रहा है, आपके साथ अमन के साथ रहना चाहता है, आपके इलाके में अमन के साथ आना चाहता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको ये एश्योरिटी दें कि वो अमन के साथ रहे यहां तक कि वो वापस चला जाए। ऐसा कैसे मुमकिन है? दुनिया की किसी भी किताब में, दुनिया की किसी भी किताब में कोई भी ऑथर दो सेंटेंस नेक्स्ट टू ईच अदर ऐसे नहीं लिख सकता कि जिन दोनों में मुकम्मल कॉन्ट्रडिक्शन। उसके पैराग्राफ में कॉन्ट्रडिक्शन शायद हो सकता है, लेकिन दो सेंटेंस में जो नेक्स्ट टू ईच अदर उसमें मुकम्मल 100% कॉन्ट्रडिक्शन हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेट अलोन द होल कुरान। तो ये बात बिल्कुल सही है कि
कि आईसिस या इस तरह की जो दूसरे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो कुरान की कुछ आयतें, कुछ हदीस, कुछ वाकयात गड़बड़ कर, तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इसीलिए तो हम यहाँ खड़े हुए हैं कि हम उन वाकयात को सही तरीके से आपके सामने पेश करें और आपके जहन में अगर कोई गलतफहमी है तो वो निकालें। आप उन लोगों की बात से मुतासिर ना हो जो कुरान को गलत तरीके से कोट करते हैं, आप उन लोगों की बात से मुतासिर हो तो इस्लाम को सही तरीके से पेश करते हैं। और मैंने आपको ये अपने लेक्चर में एक वाकया बताया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो डिसाइपल थे जिनको कुरान में महारत थी, जब वो उन लोगों से डिबेट करने के लिए गए तो उनके टेंट से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही है। तो अगर कोई कुरान पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुरान को समझ भी रहा है। पत्रकार साहब इंटरव्यू दे रहे थे आपका, तो उन्होंने कहा कि भाई अमेरिका के रोल पे तो आप लोग चर्चा नहीं की, तो आपने कहा कि भाई मैं तो ना तो अमेरिका का प्रेसिडेंट हूँ ना किसी जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट है, तो इस्लाम का प्रेसिडेंट। तो ये बात तो कहना अपने आप में ही जनता को धोखे में रखना, क्योंकि अगर ISI की बात हो तो और भले ही उसके मिथकल संदर्भों को ढूंढा जाए, लेकिन हर मिथकल संदर्भ का तो राजनीतिकरण होता है, इस्तेमाल होता है। तो अगर अमेरिका में बात नहीं होगी तब तो पूरी व्याख्या ही जो है एक तरीके से बरकरारी किस्म वाली बात जाएगी। और अभी में और अच्छा ये मतलब धर्म में ही है, कोई भी धर्म हो, हिंदू मुसलमान ईसाई कोई भी धर्म हो, उसमें जो मतलब फेक चीज़ों का निर्माण है, नकली नतीजाओं का निर्माण तो हर धर्म में है। अभी जैसे अरसर जो करता है वेद को लेके, कुरान को लेकर के और दूसरे भी हिंदू धर्म को आप अगर थोड़ा करीब सवाल और व्याख्या इसमें मत मिलाइए। वो मेरा सवाल है, जो आप कह रहे थे कि इस्लाम से को मतलब मिसकोट किया था, तो ये है तो मतलब पुराणों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारी उदारता और तमाम सारी चीज़ों को बात करती हैं। और आप देखिए दरअसल मुझे लगता है कि मुझे एक किताब बाहर मिली है और उसमें इसमें लिखा हुआ है, ये है बज़्मे पैगामे वहदानियत, वही पेशी खुल गया से। इसमें है नास्तिक मत के बारे में, इसमें है कमेंट कि समुदाय के लोगों का यह मानना है कि ईश्वर नाम की कोई सच्चाई है ही नहीं, इसलिए किसी की उपासना नहीं करनी चाहिए। दुनिया ही सब कुछ खाओ पी मौज करो। ये जो खाओ मतलब ये जो नास्तिक मत के बारे में ये जो भौतिकवाद की विचारधारा उसके बारे में जो धार्मिक अप्रोच है, ये अप्रोच तो जो सत्ता का अप्रोच है, शोषणकारी सत्ता का, वो चाहे इस्लाम में हो चाहे अमेरिका हो, तो अगर इसको आप नहीं हल करेंगे दर्शन को राजनीति से मिला के, इकोनॉमी से मिला के, तब तो गड़बड़ कर जाएगा। इतना मैं कहना चाह रहा हूँ। आपका सवाल जहाँ तक मैं समझा वो ये है कि मैंने US को कंडेम क्यों नहीं किया। आई थिंक दैट्स व्हाट यू वांट, दैट्स व्हाट यू वांट। सर महत्वपूर्ण कारक को छुपा लेना या उसके बारे में बात नहीं करना, मैं हरगिज़ नहीं छुपाता। ठीक है, सवाल हो गया। मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। ठीक है, मैं US में रहता था, लेकिन मैं US का एम्बेसडर नहीं हूँ, जैसे आप इंडिया में रहते हो और आप इंडिया के एम्बेसडर नहीं। अगर कोई मुल्क कहीं गलत करता है तो उस मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन को तो आप गलत कह सकते हैं, लेकिन उस मुल्क के शहरियों को गलत कहना ऐसा ही है जिसको हम जैसे कि ISIS आज इस चीज का प्रचार और प्रमोट कर रही है। एक बात। दूसरी बात कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जहां जहां गलतियां की हैं उसमें की तारीख 200 साल की है। 2003 में खुद मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है इस्लाम और ग्लोबलाइजेशन। उर्दू में एक किताब है, उसका बहुत सी लैंग्वेजेस में तर्जुमा हुआ है, ट्रांसलेशन हुआ है, इंग्लिश में हुआ है, गुजराती में हुआ है, बंगाली में हुआ है। बांग्लादेश में बहुत सी यूनिवर्सिटियों में वो इस वक्त करिकुलम में थियोलॉजी डिपार्टमेंट में शामिल है। और उसमें मैंने बताया है कि इस्लाम का जो ग्लोबलाइजेशन के ताल्लुक से जो अप्रोच है वो क्या है। उसमें एक चैप्टर अमेरिका के जो ग्लोबलाइजेशन का जो अप्रोच है, जो उनका जो आइडियोलॉजी है उस पर भी है। और 200 साल में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने जितनी जंगें की हैं उसका भी जायजा लिया गया है। हमने छुपाया किसी चीज को नहीं। बहुत सी बातें कही जाती हैं और हवा में उड़ जाती हैं, लेकिन जो लिखा जाता है वो पायदार होता है। हमने लिखकर उसको पेश किया है। लेकिन चूंकि आज की तारीख का जो मौजूद है, आज की जो कॉन्फ्रेंस का जो मौजूद है वो अमेरिका और दहशतगर्दी नहीं है, बल्कि इस्लाम और दहशतगर्दी है। आप अगर अमेरिका और दहशतगर्दी पे सेमिनार करें और फिर अमेरिकन एम्बेसडर को बुलाएं और वो जस्टिफाई करें और ये कहें कि नहीं हम जो कुछ करते आ रहे हैं वो सही करते आ रहे हैं, तो फिर आपका एतकाज बिल्कुल गजब है। आपने इनवाइट गलत आदमी को किया है एक सही आपके हिसाब से, अगर कोई ये चीज है। हाँ, अगर मकसद
वो ये है कि भाई इस्लाम और दहशतगर्दी, तो फिर आप वही सुनेंगे जो इस्लाम की तालीम है, वो नहीं सुनेंगे जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कहता है या छुपाता है। आपने बिल्कुल अपने डिसिप्लिन में की थी। कोई बात नहीं, आप डिसएग्री कर सकते हैं। लोगों का थोड़ा माफ करिए, एक चीज ये है कि ISIS को अमेरिका ने पैदा किया है, और अमेरिका ने इसलिए पैदा किया है कि इराक और पूरे अरब जगत के तेल पर कब्जा करने के लिए, और जब तेल पर कब्जा किया उसके बदले में इतने खतरनाक हथियार को सप्लाई किया है। तो हमें पूरे हम आपसे नहीं कर रहे थे, हम लोग क्या बैठे 10 मिलियन के लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, हमें किसी धर्म किसी मजहब में विश्वास नहीं, वो अलग चीज है। जो जितनी बढ़िया से आपने तकरीर किया है इस्लाम के बारे में, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, उतने ही अच्छी तरह से बड़े ही अच्छे ढंग से जो है ये RSS के लोग भी जैसा इन्होंने कहा वो भी करते हैं। तो इसका मतलब ठीक है, अपनी अपनी जगह पर एक सेकुलर राष्ट्र में मुसलमान भी अपने आजादी के साथ है, हिंदू भी आजादी के साथ है, दोनों एक दूसरे के साथ पर कुठाराघात न कर जैसा कि इसमें मोदी कर रहा है। लेकिन अगर हम ISIS की बात करते हैं और जो अमेरिका जिस अमेरिका ने इसको पैदा किया है, और अमेरिका आज इसको इतने खतरनाक हथियार करीब इंडिया के GDP के बराबर ISIS का जो है आमदनी हो गई है। तो अमेरिका के रोल को अगर दरकिनार करके हम इस बात को करेंगे, लोगों का दिक्कत पैदा करेंगे, ये लोग कहेंगे। मैं एक बार ये साहब हमारे आपसे पीछे जो बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि मैं कुछ कहूँ अमेरिका के बारे में, तो उसको खुश किए देता हूँ, वो सब क्या खुश हो जाए। इस वक्त जो अमेरिका में प्रेसिडेंटशिप के लिए इलेक्शन लड़ रही है हिलरी क्लिंटन, जो एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका के, उनकी वाइफ भी है, फर्स्ट लेडी रह चुकी हैं इस वक्त इलेक्शन में, उनका स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड मौजूद है कि हमने अल-कायदा को क्रिएट किया। तो ये तो इस दुनिया के अंदर होता आया है कि डॉलर और पेट्रोल के लिए जंगें हुई हैं। क्या उसकी वजह से हम ये कहने लगे कि नहीं ये जो हो रहा है ये असल में फला मुल्क कर रहा है? अगर हम ये वाली ज़हनियत पर आ जाए, साजिश वाली, कि हर जगह हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकालने लगे कि नहीं मुसलमान ये जो हमारा जो गुट है, ये असल में बेचारे अमेरिका ने उनको सपोर्ट किया, उनको हथियार दिए, इसलिए ये टेररिज्म है। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इससे आप अपने आप को निकालिए, जो सही मछलियां हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए। हाँ, उसके पीछे कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनसे इनकार नहीं। अगर अमेरिका ने अल-कायदा को क्रिएट किया, हो सकता है ISIS को भी क्रिएट किया हो, who knows? मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, मेरे सामने क्रिएट नहीं किया, आपके सामने क्रिएट नहीं किया, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैंने इनकार करता हूं, मैं उसको साबित करता हूं। मैं उस चीज को साबित करने के लिए यहाँ आया हूं जिसको मैं जानता हूं, ना कि उस चीज को जिसके बारे में मेरे पास जो नॉलेज है वो शैली और अनरिलायबल। मैं एक सवाल है, बहुत अच्छा लगा, आपसे कुछ अच्छी जानकारियाँ मिली आज जानकारी में। एक चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे कल जो हुआ सऊदी अरेबिया में, वो इस्लामिक था या अन इस्लामिक था? एक शिया स्कॉलर थी, तो जो भी सजा दी गई है वो 47 लोगों को और दिया गया, और एक जो देश है इस्लाम का वहाबियत था, वो कितना इस्लामी है ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, एक तो मैं समझता हूं कि आपका जो सवाल है इंपॉर्टेंट बहुत है, लेकिन मौजूद से हट करे, लेकिन मैं फिर भी जवाब दूं। 47 लोगों को जो वहां कत्ल किया गया, उसमें खाली शिया नहीं थे, सुन्नी भी। तो इसलिए जो मीडिया उसको ये बता रहा है कि शियों को 47 शियों को मार दिया गया, ये गलत है। उसमें सुन्नी भी थे, उसमें शिया भी थे। जाहिर सी बात है कि जब एक किंगडम है, उस किंगडम में जो मोनार्की है और जो वहाँ के बादशाह है, वो चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई ना बोले। अब अगर कोई भी आवाज आती है तो उसको इसी तरीके से दबाया जाता है, तो हम उसको जस्टिफाई करने के लिए, जाहिर बात उसको जस्टिफाई किसी भी तरीके से नहीं किया जा सकता। मैंने शुरू में अपना बात कही अपनी स्पीच में कि रसूलुल्लाह ने अपना मुल्क छोड़ा फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। तो अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर किसी को कत्ल किया जाता है तो इस्लाम सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ा होता है। तो एक तो बात ये है। अब रही बात कि जी इस्लाम के मुख्तलिफ वर्जन हैं, एक वहाबी इस्लाम है, एक फला इस्लाम है, इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम के मुख्तलिफ वर्जन हैं, लेकिन इस्लाम ने एक बहुत क्लियर विजन भी दिया है। और मैं समझता हूं कि आपके सामने मैंने जो बात रखी है, हो सकता है कि
आप उसको चेक करें तो उसकी एक बात आपको हर सही लगे, और आपको मुझसे अगर रेफरेंस चाहिए मैं आपको रेफरेंसेस भी दूंगा। ये दरअसल इस्लाम की सही तस्वीर है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन याद रखिए एक बहुत बड़ा तबका इसको इस पर उसकी प्रैक्टिस करता है। जानते बहुत कम लोग हैं लेकिन प्रैक्टिस करने वाले तकरीबन सारे मुसलमान। वहां भी दुनिया के अंदर ये जो एक्सट्रीमिस्ट वहां भी निकले चल लाख हो, लेकिन मुसलमान इस वक्त 1 बिलियन से ज्यादा है। अगर सारे 1 बिलियन मुसलमान इस वक्त वहाबी और एक्सट्रीमिस्ट होते तो इस दुनिया में दिल रखने की और कदम रखने की जगह न होती, हम और आप यहाँ चेयर और सुकून से न बैठे होते। सर मिडिल ईस्ट की बात में अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करते हैं तो शिया सुन्नी फैक्टर वहाँ पे बड़ा देखा जाता है। 3 मुल्क है, इराक, ईरान और सीरिया, मुल्क के सामने जिसको कहा जाता है। तो यहाँ पे सीरिया में तो सुन्नी बहुल है, 80% तक सुन्नी है, बाकी अन्य मुल्कों में शिया बहुल है। वहाँ पे जो सऊदी अरब एक शुरू से ही एंटी शिया मुल्क रहा है और अपने आप को प्लस वहाबी जो सिलसिला है इसको प्रमोट करता है। इंडिया में भी यहाँ देवबंद में आके पैसे देता है वो, उसके किंग आए थे तो यहाँ पे आए थे वो वहाबी देवबंदिया जो वहाँ पे है सहारनपुर में, वहाँ भी आए थे। थोड़ा सा मैं बात कर रहा हूँ तो, और इसीलिए वो मुझे लग रहा है कि इस्लामिक स्टेट को सऊदी अरब ने सीधा उसने क्रिएट किया है, क्योंकि इस्लामिक स्टेट का भी जो पूरा वहाबी जो सिलसिला है उसी को फॉलो करता है, और उसने सफवी इमाम को हाल ही में कत्ल करवाया है और कई दरगाहों को भी उसने जला दिया है। और सऊदी अरब को जो शिया मुल्क हैं इराक, ईरान और सीरिया, इन लोगों को एक निगेटिव सेंस से देखता है और चाहता है कि ये लोग नेस्तनाबूद हो जाए। तो सऊदी अरब ने ही इन लोगों को प्रमोट किया है इस्लामिक स्टेट को। आपका इस पर क्या कहना है? लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि इजराइल ने पैदा किया, अमेरिका ने पैदा किया। मैं सवाल का जवाब दे चुका हूँ, लेकिन आपके इस सवाल में एक बहुत बड़ा इल्जाम है जिसको क्लियर करना चाहता हूँ। आपने ये कहा कि वहाबी इस्लाम है जिसको देवबंद प्रमोट करता है। जहाँ मैं देवबंद का बेटा हूँ, मैं देवबंद में पैदा हुआ, मैं वहाँ पढ़ा, मैंने वहाँ से डिग्री हासिल की, और मैं आज आपके सामने एक देवबंदी होने की हैसियत से बोल रहा हूँ। मैं वहाबी नहीं, देवबंद वहाबी नहीं है। देवबंद न सऊदी अरब नहीं, दुनिया के किसी स्टेट से मदद नहीं लेता। ये देवबंद के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। देवबंद के फाउंडर ने जब देवबंद कायम किया था तो लिख दिया था कि अपने फॉलोअर्स को और आने वाली हिस्ट्री में कभी भी देवबंद किसी स्टेट से, किसी भी गवर्नमेंट से, चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट हो कोई भी हो, कभी मदद नहीं लेती। तो ये आपका, मैं नहीं समझता कि, मुझे मालूम नहीं कि आपके पास क्या जराए हैं इस चीज के कि आपने देखा है मदद आते हुए देवबंद, ये सारा कुछ मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल ये जो है वो गलत है। दूसरी बात ये है कि सऊदी अरब शियों के खिलाफ है तो ईरान सुन्नियों के खिलाफ है। मैंने इसीलिए कहा कि ये शिया सुन्नी में मत पड़िए, ये पॉलिटिक्स है। अगर सऊदी अरब में शियों का रहना मुश्किल है तो ईरान के कुछ इलाकों में सुन्नियों का रहना मुश्किल है। दोनों तरफ बातें बराबर है। क्यों? इसलिए पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स। तो हम इस पॉलिटिक्स से बाहर निकले, इसको छोड़ दें। मैं एक फैमिली को जानता हूँ जो अमेरिका में रहती है, मुसलमान फैमिली है, इराक की सुन्नी फैमिली। उसने मुझसे कहा कि हमारे यहाँ सदियों से शियों में शादियां होती हैं, सुन्नियों में और शियों में सदियों से शादियां होती हैं। ये फैक्टर कभी ऐसा सीरियस नहीं रहा जितना आज इसको पेश किया जा रहा है। आप इनको मौका दे दीजिए कि जो आप व्याख्यान में एक तो 2 बातें सिर्फ मुझे कहनी है, जब थोड़ी तक बात लंबी हो जाएगी लिहाजा मैं उस बात को छोड़ देता हूँ। लेकिन आईसिस की भी शायद व्याख्या केवल गंदी मछलियों की तरह शायद नहीं किया जा सकता। मैं उसके जस्टिफिकेशन में, उसके कार्रवाइयों के जस्टिफिकेशन में नहीं किया, उस कॉम्प्लेक्सिटी के जिसको यहाँ बहुत सारे लोग कहे, और इशारतन आपने भी कहा, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन के तहत बोल रहे थे लेकिन इशारा आपने किया, और उन पर उसी दिन पर जाहिर की इस नाते भी मैं कह रहा हूँ कि अगर वो अमेरिका का पैदा किया हुआ है
तो बदनाम आईसिस कर रहा है कि अमेरिका कर रहा है इस्लाम? फाइट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दूसरी बात जो मैं चाह रहा हूँ, दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि जो आप कहते हैं कि इस्लाम वे ऑफ लाइफ है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ भी कुछ टेररिस्टिक आना चाहिए, लेकिन वो खुदा का खासा नहीं कहे जा रहे हैं भारत में, वो भी हिंदू धर्म को वे ऑफ लाइफ करते हैं। मैं उसके आपके इस अर्थ को लेता हूँ फिर कि वे ऑफ लाइफ जिसमें आपने व्याख्या किया कि उसमें जंग भी है, उसमें तमाम बातें हैं, यानी कि वो पॉलिटिक्स को भी अपने दायरे में लेता है। जो नहीं लेगा वे ऑफ लाइफ नहीं होता है पॉलिटिक्स। तो आप सारा वर्णन करते हुए भी पॉलिटिक्स से इतना दूर रहने की कोशिश शायद इस लड़ाई को हल नहीं करेगी, क्योंकि पॉलिटिकली भी हम कह सकते हैं कि इस्लाम और आतंकवाद का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन पॉलिटिकली ही अमेरिका कह रहा है कि आतंकवाद इस्लाम से जनरेट होता है। क्या कह रहा है? आपकी जो बात है वो बिल्कुल लॉजिकल है, और इसीलिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो कुछ खुफिया हाथ हैं, वेस्टर्न पावर्स हैं, वो इस्लाम को बदनाम करनी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर उन लोगों से लड़ाई लड़नी है तो वो मैदान जंग में नहीं लड़ी जाएगी, वरना फिर अल-कायदा और हम में कोई फर्क नहीं है। वो लड़ाई लड़ी जाएगी इंटेलेक्चुअल लेवल पर, और वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारी तरफ से किताबें आ रही हैं, हमारी तरफ से अखबार निकल रहे हैं, हमारी तरफ से कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सेमिनार हो रहे हैं। ये सेमिनार इसीलिए तो हम इस अमेरिका एक काम कर रहा है, हम उसके खिलाफ कर रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि इस्लाम गलत, हम कह रहे हैं कि इस्लाम से ये जंगी तो है। और क्या आप इसके अलावा और क्या चाहते हैं कि मैं हथियार उठा, कि हम जैसे लोग हथियार उठा लें? आप ये चाहते हैं? मैडम पूछ रही है। मेरा सवाल एक छोटा कमेंट है, और वो कमेंट ये है कि हम जहाँ पैदा हुए, जिस धर्म में, मतलब वो हमने चूज नहीं किया था, आप चूज नहीं करते कहाँ पैदा हुए, और उसमें जब हम ये पाते हैं कि महिलाओं के साथ, दलितों के साथ, और उसके जो सरमाएदार हैं, जो उस बात को ले जाने वाले लोग हैं, वो विज्ञान के साथ ये कहते हैं कि हमारे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी हमारे ग्रंथ में लिख दिया गया है, बहुत पहले आ गई थी, और गणेश जी की सूंड जो है वो प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा या उसके मानने वाले लोग जब ये कहते हैं, और वो भी धर्म ग्रंथों का सहारा लेते हैं, विज्ञान कॉन्फ्रेंस में कहा जाएगा। हाँ, और वो विज्ञान कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े वैज्ञानिकों के सामने कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमारा पुष्पक विमान जो है वो एक तरह की बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी। तो जब हम उनकी ये इररेलेवेंट बातें सुनते हैं, जब हम वो औरतों के लिए कहते हैं कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, उसके कई इंटरप्रिटेशन है, उसमें बहुत अच्छे इंटरप्रिटेशन भी है, जैसे आपने एक इंटरप्रिटेशन दिया, जहाँ हम पैदा हुए थे, अभी हम उस धर्म से अपने को अलग कर चुके हैं, और हमारा इंसानियत धर्म है, और हम ये मानते हैं कि फिर वो औरतों के लिए भी उनके पास तरह तरह के इंटरप्रिटेशन है, दलितों के लिए भी उन्होंने कास्ट सिस्टम को जिंदा रखा, दलितों के लिए भी उनके पास तरह तरह के इंटरप्रिटेशन है। तो उस रिलीजन को उन्होंने, तो उससे उसको हमने छोड़ दिया, और हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पे हैं जिन्होंने अपने बारे में नहीं बताया, और हम एक इंसानियत का, और हमारा मानना है कि ये बहुत ही प्राइवेट मसला है, और पूरी दुनिया में जिस तरह से रिलीजन और पॉलिटिक्स का कॉकटेल बना हुआ है, वो चाहे हिंदुस्तान की में जो सियासत हो रही है वो धर्म और राजनीति के घोल से हो रही है, और उसी घोल से वो यहाँ पे हत्याएं करते हैं रैशनलिस्ट की, इसी तर्क से बांग्लादेश में वो हत्याएं करते हैं ब्लॉगर्स की। तो क्या आपको नहीं लगता कि दिस इज द हाई टाइम कि जब हम कहें कि हम, और मेरे को एक और बात आपसे कहना है, हाँ, कि दिस इज द हाई टाइम कि जब हम कहें कि रिलीजन और पॉलिटिक्स का घोल बनाना बंद करिए, जैसे आपने बहुत ही खूबसूरती से ये बात कही कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ कैपिटल कैसे हो रहा है, और यूएस में डेमोक्रेट और सोशलिस्ट कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, आप उसके प्रवक्ता नहीं है, आप उस लोकेशन से खड़े होकर जिस चीज के प्रवक्ता है उस चीज पे अपनी बात कह रहे हैं। उसी तरह से क्या हमें पूरे विश्व के परिदृश्य में धर्म और राजनीति का जैसे घोल तैयार हो रहा है, स्पेशली साउथ एशिया में जैसा हो रहा है, वैसे समय में यह हाई टाइम है
कि हम इसको, इस बहस को अपने पर्सनल स्पेस में ले जाएं और हम राजनीति को राजनीति के पैरामीटर्स पे कसें कि ये पैरामीटर्स से राजनीति क्यों की जाती है और सफल राजनीति और सफल अर्थनीति क्या होती है और सही संस्कृति क्या होती है, हम उन सवालों पे फोकस करें। और एक मैं आपको बस अपना, एक तो ये सवाल था और दूसरा मैं ये चाहूंगी कि अगली बार आप जब भी आए तो महिलाओं का, आप एक ऐसी शिकागो जैसी जगह से आए हैं जहाँ आपने एक लिबरल स्पेस देखा है औरतों का, तो आप साउथ एशिया की औरतों के लिए इस रास्ते कैसे वो उनको बराबरी का और हक मिले, ये इसको एक सवाल है। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि सवाल क्या, मेरा अनुभव है कि जब मैंने अपना धर्म छोड़ दिया तो जब हम जिन लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, जिन बच्चों के साथ, वो हमसे पूछते हैं कि मैम आप क्यों है, मैं इंसान हूँ, तो उनके साथ हमारा रिलेशनशिप ज़्यादा एक कैटेगरी होती है वी और अदर, जैसे कि हम आपको देखते हैं मानते हैं कि आप हमारे अदर है, क्योंकि हमारा जो वी बना है वो हमारा अलग तरह से बना हुआ है वी, लेकिन जब हमने इंसानियत के रास्ते का वो बना है तो कोई हमारा अदर नहीं है, इस प्लेनेट का हर कोई, हर व्यक्ति, हर कोई हमारा अपना है। तो उस कैटेगरी को सॉलिडिफाई करने में, वी और अदर की कैटेगरी को तोड़ने में सफल हुए, क्योंकि हमने जिस धर्म में पैदा हुए थे उसको छोड़ दिया और हमें उससे काफी सुकून है कि हम लोग हमसे एक बाउंड्री नहीं क्रिएट करते, वो अपना अदर नहीं मानते और हमारे साथी जो हिंदुइज्म को प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे साथ हैं, लेकिन उनको बच्चे जो हमारे हैं वो उनको अदर मानते हैं। थोड़ा सवाल सवाल है, तकरीर आपका सवाल बहुत लंबा हो गया, बल्कि 3 सवाल हो गए इसी में। मैं तीनों का जवाब इसलिए नहीं दूंगा कि मैंने सभी महिलाओं की तरफ से कर दिया। आखिर में जो ठीक है, चलिए आखिर के जो 2 क्वेश्चन थे वो असल में इतना लंबा टाइम के लिए चाहिए जितना कि आपने आज डेडिकेट किया है। तो जाहिर सी बात है कि मैं 5 मिनट के लिए कुछ बोलूंगा, उसमें आप 10 सवाल खड़े कर देंगे और मामला मौजूद से हट जाएगा। इसलिए इंपॉर्टेंट बहुत है, दूसरा भी और तीसरा भी, और उसमें भी इस्लामिक गाइडेंस है, लेकिन क्योंकि आज का मौजूद नहीं है इसलिए हम पहले ही बात कर रहे हैं। पहली बात में आपने ये कहा कि भाई हमने अपने आप को एसोसिएट कर लिया, हम तो बहुत पहले से हम कहते जरूर हैं कि इस्लाम इज अ वे ऑफ लाइफ और इस्लाम का एक पॉलिटिकल सिस्टम है, मगर मुझे ये बताइए इस मुल्क में बसने वाले मुसलमान करोड़ों की तादाद में क्या उस पॉलिटिकल सिस्टम पर अमल करते हैं? हरगिज़ नहीं। हम तो पहले से अपने आप को उस पॉलिटिकल सिस्टम से डिस्टेंस कर चुके हैं। हम यहाँ वोट भी देते हैं, हम यहाँ इलेक्शन में भी खड़े होते हैं, हमने जमहूरियत को और डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया। ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये हमारी यानी लचक है दीन में कि हम जहाँ जाते हैं हम वहाँ मुकर रहते हैं, हम अपनी बात थोपते नहीं। हाँ, अगर इलाका खाली है और हमें इख्तियार मिले कि अब आप चलाइए, क्योंकि सिर्फ यहाँ आप ही और कोई नहीं है, तो अब हम उस तरीके से गवर्नेंस करेंगे जिस तरीके से अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। लेकिन अगर हम नहीं हैं और भी हैं तो हम औरों की भी मानते हैं। इसीलिए यहाँ पर गुज़िश्ता 70 सालों से हम वोट देते आए हैं, वोट लेते आए हैं। ये आखिरी सवाल है। अमेरिका से थ्योरी आई है कि वॉर ऑफ सिविलाइजेशन, कि ये 2 सिविलाइजेशन की लड़ाई है। वो कहते हैं एक तरफ इस्लाम और दूसरी तरफ ज़्यादा सिविलाइज हमारे पास एक सिस्टम है जो क्रिश्चियंस ने दिया है, ज़्यादा सिविलाइज सिस्टम है। आपने जो बात कहते हैं मुझे लगातार ये प्रतिध्वनि आई है कि इस्लामिक कल्चर एक बहुत बेहतर कल्चर है, हमारे पास पूरा सिस्टम है, हमारे पास वे ऑफ लाइफ है, हमारे पास एक राजनीतिक सिस्टम भी, अगर आपको मौका मिले तो हम वही लगा सकते हैं, हमारे पास जीने का पूरा तरीका है। और मुझे लगता है जैसे ही हम ये बात कहते हैं, हम अमेरिका की जो फैलाई हुई चीज़ें हैं उससे लड़ने के बजाय हम उसी के गोल में फिर बॉलिंग करने लगते हैं। वो कहता है आप खराब हो, आप कहते हैं हमेशा अच्छे हैं, वो फिर फेंक के तर्क मारता है, आप फिर तर्क देते हो। तो ये लड़ाई कभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन स्थिति ये है कि मुसलमानों के बीच में तमाम फिरके पैदा हुए इस बात को लेकर के, तमाम जो आपस में एक दूसरे को गलत फहमी को सही ठहराती हैं। तो इस वाली बात से कि वो सही है वो गलत है, केवल हम ही शुद्ध हैं, हम ही सही है, हमारा ही अप्रोच सही है, असली मुसलमान हम ही है, यही तो लड़ाई को चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप यही साबित करते रहिए, पूरी जिंदगी यही साबित करते रहिए, आपकी कई पीढ़ियां ये साबित करने आप यही साबित करते रहे कि इस्लाम ये नहीं कहता हम ही असली मुसलमान हैं, हम ही असली इस्लाम के सच्चे वारिस हम ही हैं। वो
बाहर निकल के आए और हमें बताएं कि वॉर ऑफ सिविलाइजेशन की बात नहीं है, इस्लाम की क्रिश्चियनिटी की लड़ाई नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स हो रही है और पॉलिटिक्स को ओपन करना बहुत जरूरी है। इस राजनीति पर बात करना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि हम सिर्फ इस्लाम को सेव करें और इस्लाम को सेव करते हुए अलग हो जाएं। इस बात में हम कभी अमेरिका को शिकस्त नहीं दे पाएंगे और उसके खतरनाक तस्वीरों को हम शिकस्त नहीं दे पाएंगे जब तक कि हम उसकी राजनीति पर बात नहीं करेंगे। जो कुछ ताकतवर देश मिलकर पूरी दुनिया पर जो राजनीति थोप रहे हैं उस पर हमें बात करनी होगी। और मुझे लगता है कि जो इस्लामिक जो लोग हैं, जैसे आप जो इस्लामिक हैं, उनको इस मुद्दे पर भी जो हमारे अंदर के लोग हैं उनके बीच में बात लेकर जाना पड़ेगा कि ये राजनीति है और इस राजनीति पर खुल के बात करना बहुत जरूरी है। मैंने इस चीज का कि यहाँ पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स तो है, पॉलिटिक्स हो रही है और उस पॉलिटिसाइज करके उसको इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि आपने वॉर ऑफ सिविलाइजेशन की बात की है, ये हैंटिंगटन का एक नजरिया था वॉर ऑफ सिविलाइजेशन।